तो 14 जुलाई सन 1789 वो दिन होता है जब फ्रांस में एक विद्रोह का माहौल रहता है। बास्तिल के किले पर आग लगाई जाती है, कैदियों को रिहा कराया जाता है और ये काल कहलाता है फ्रांसीसी क्रांति। इस क्रांति के बाद की कहानी को आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि क्या हुआ फ्रांसीसी क्रांति के बाद। मतलब ये जो पादरी वर्ग था जो इतना कर लगाया करता था, उसको विशेषाधिकार प्राप्त थे और एकदम डॉन बन के था वो पादरी। और उसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं सामंती व्यवस्था जो थी, जो राजा के पास अधिकार थे, क्या उस राजा के अधिकारों को सीमित किया गया? क्या राजा जो बहुत उछड़ रहा था और सामंत और पादरी वर्ग को कर देने से मना करने वाला जो उसने कानून बनाया था कि एक जो स्टेट है वो केवल एक ही मत दे सकता है, सभी हर स्टेट के हर एक लोग एक मत नहीं दे सकते हैं, एक स्टेट से एक वोट जाएगा, इस तरह का नियम हम लोगों ने पहले वीडियो में देखा है। तो इस तरह से जो वो राजा था उसका क्या हुआ, आज की कहानी हम लोग देखने वाले हैं कि उस राजा को गिलोटिन पे सब मारे थे सब, मतलब उसको गिलोटिन पे चढ़ाकर उसको मार डाला गया, ऐसा सिस्टम हुआ था। और उसकी जो पत्नी थी मेरी अंतोनेट, जिसके कारण वो लगभग काफ़ी आर्थिक रूप से तंग भी हो गया था कि 400 उसके पास नौकर हैं। मेरी अंतोनेट के लिए एकदम मस्त पूरा एकदम शाही पूरा राजघराना भरा पड़ा हुआ है पैसे से, भले जनता जो है गरीबी से जूझे। तो क्या हुआ, उसके साथ साथ उसकी बीवी को भी सब गिलोटिन पे चढ़ा दिए। गिलोटिन एक प्रकार की एक तरीके की मशीन है, इस तरीके की मशीन क्या कहो, एक तरीके से गला काटने वाली मशीन है। इस पर आदमी बैठाता है, खचदनी आता है, कट जाता है। तो गिलोटिन आप लोगों ने अपनी किताब में या कहीं ना कहीं देखा ही होगा। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्या हुआ फ्रांसीसी क्रांति के बाद। तो देखने वाले हैं फ्रांसीसी क्रांति के बाद की कहानी, क्रांति के बाद की कहानी। क्या हुआ क्रांति के बाद? क्रांति के बाद जनता में आक्रोश का माहौल था, चारों तरफ एकदम जनता जो है वो एकदम जागरूक हो चुकी थी कि अब ये राजा लोग के सामने हम झुकेंगे नहीं, अब और कर हम नहीं दे सकते हैं। होता क्या है कि अंततः लुई 16वां जो हमारा होता है वो नेशनल असेंबली को मान्यता दे देता है। अब बोलोगे नेशनल असेंबली क्या है, तो यही जो हमारे तृतीय स्टेट के लोग हैं, इन्हीं के अपना एक समूह बनाकर कहते हैं कि हम नेशनल असेंबली है। अब मतलब कि कानून बनाने वाला समूह है हम। तो अब जो हमारा लुई 16वां है वो मान्यता दे देता है कि ठीक है भाई, तुम लोग इतना विद्रोह मत करो, आराम से जो है तुम लोग को मैं कह देता हूँ कि चलो संविधान बनाओ। अब संविधान बनाने की जो है अनुमति इसको मिल जाती है। किसको मिल जाती है? नेशनल असेंबली को मिल जाती है। और नेशनल असेंबली कानून बनाता है और राजा की शक्तियां सीमित की जाती हैं। लुई 16वां जो होता है वो राजा होता है, परंतु उसकी शक्तियां सीमित हो जाती हैं। विशेषाधिकार जो पादरी वर्ग को मिले थे, बड़ा उछाल रहे थे पादरी वर्ग, उसको जो है विशेषाधिकार समाप्त किया जाता है। संपत्ति वगैरह जब्त की जाती है। लगभग 2 अरब लिवरे का जो संपत्ति है वो मिलता है हमारे फ्रांस को जब पादरी वर्ग का विशेषाधिकार समाप्त किया जाता है। इसके साथ हम लोग देखते हैं कि कानून में समानता, स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इन सब चीज़ों पर जोर दिया गया। चलो देखते हैं क्या था कहानी। चलो भाई, सो क्रांति के बाद की कहानी। लुई 16वें ने विद्रोह को देखते हुए नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी, ये तो हमने देख लिया है। अब लुई 16वें ने जब मान्यता दे दी तो हम लोग देखते हैं 4 अगस्त सन 1789 को, 4 अगस्त 1789 को सामंती दायित्व व करों को समाप्त किया गया। जितने भी सामंत थे, यानी कि हमारे पास राजा के अंडर काम करने वाले लोग जो कि कर नहीं देते थे और उनके पास बहुत सारे विशेषाधिकार थे, उन दायित्वों को समाप्त किया गया। पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों को समाप्त किया गया। चर्च की जमीन जब्त की गई और हम लोग देखते हैं कि 2 अरब लिवरे का जो संपत्ति है वो हम लोग को प्राप्त होता है। और जैसा कि मैंने बोला है कि संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ती है, तो भैया जो है राजा तो रहेगा परंतु कैसे चलेगा? संविधान के अनुसार चलेगा। संवैधानिक राजतंत्र बना, संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ जाती है। चलो भैया, नींव पड़ गई, परंतु निर्वाचन का जो कार्य है, मतलब कि चुनने का जो कार्य है,
निर्वाचन निर्वाचन का जो कार्य है वो केवल सक्रिय नागरिक को दिया गया। उस समय महिलाओं को बहुत मतलब वोट देने का अधिकार उस समय प्राप्त नहीं था। लगभग उसके 100 साल बाद तक भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। वो लड़ाई चलती रही। बाद में 1946-42 में जाके जो है उन लोग को महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। खैर उसको छोड़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि निर्वाचन में सक्रिय लोगों की केवल भूमिका थी चुनाव करने के लिए। चुनाव कौन कर सकते हैं? चुनाव वही कर सकते थे जो कि कर देते हैं, जो कि सक्रिय नागरिक हैं और कर देते हैं और जिनकी आयु 25 साल से अधिक है। 25 साल से अधिक और कर देने वाले लोगों को ही सक्रिय नागरिक कहा गया। निष्क्रिय नागरिक कौन है? वो जो कि महिलाएं हैं और जो कर नहीं देने वाले हैं। कर न देने वाले और महिलाओं को हम लोग निष्क्रिय नागरिक कहते हैं। ठीक है, चलो भैया, महिलाओं को उस समय इज्जत नहीं मिलता था। लो भाई, उसके बाद मैंने बताया कि मानव अधिकार, नागरिक और मानव अधिकार के बारे में कुछ नियम वगैरह लाया गया। स्वतंत्रता, समानता, कानूनी सीमा, व्यक्ति स्वतंत्रता, संपत्ति अधिकार, ये सब जो है हम लोग को प्रदान किया गया। बहुत सारे हम लोग प्रतीकों को भी देखते हैं। टूटी हुई जंजीर देखते हैं जो कि स्वतंत्रता का प्रतीक था, है ना। लाल टोपी वगैरह देखते हैं। तो ये सब चीजें थी। खैर, तो ये हमने देखा क्रांति के बाद ये ऐसा हुआ, है ना, कि लुई 16वें की जो शक्तियां हैं वो कम की गई और चर्च वगैरह जब्त कर लिया गया। चलो भैया, अब हुआ क्या? अब हम लोग देखते हैं कि इसी के साथ एक खबर आती है। खबर ये आती है कि लुई 16वें की शक्तियों को कम कर दिया गया है। ये खबर दौड़ते दौड़ते जर्मनी और ऑस्ट्रिया जैसे जगह पर पहुंचती है और लुई 16वां चुपके जाके लुई उससे और मतलब गुप्त तरीके से जाके हमारे जो ऑस्ट्रिया है, मतलब कि उसके ससुराल में जाके, ऑस्ट्रिया की थी वो उसकी पत्नियां, तो वो जाके कह दिए होगे कि हमारा जो है आपके दामाद जी को जो ऐसा लोग कर रहे हैं। तो ऑस्ट्रिया वाले कुल घबरा गए, इधर जर्मनी वाले घबरा गए। ये सब चाहते थे कि फिर से यहाँ पर राजतंत्र की स्थापना हो, फिर से यहाँ पर राजा की शक्तियों को दे दिया जाए, किसी प्रकार की सीमित शक्तियां की जा रही हैं वो न हो। तो इन लोग का प्लान था, जर्मनी और ऑस्ट्रिया का, कि फ्रांस पे सब आक्रमण करेंगे। अब फ्रांस वालों को पहले से पता चल गया कि आक्रमण होने वाला है। तो अब हम लोग देखते हैं क्रांति के बाद की कहानी को, कि फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। ठीक है, चलो भैया, तो खबर ये थी कि जर्मनी, प्रशिया मतलब जर्मनी ही को प्रशिया कहते थे, ऑस्ट्रिया फ्रांस में पुनः राजतंत्र स्थापित करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं सन 1792 ईस्वी में, हम लोग देखते हैं कि 1792 ईस्वी में नेशनल असेंबली युद्ध की घोषणा कर देता है। युद्ध बहुत लंबा चलता है। युद्ध जो है वो बहुत लंबा चलता है। शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि आर्थिक तंगी देखने को मिलती है, बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं, परंतु अंत में हम लोग देखते हैं नेपोलियन बोनापार्ट की वजह से ये युद्ध हम लोग जीत जाते हैं। परंतु मैंने बोला कि शुरुआत में युद्ध जो है वो बहुत ही हार के कगार पर था, फ्रांस हार रहा था, है ना। तो क्या होता है भाई, शुरुआत में हार की स्थिति को देखते हुए लोगों का आर्थिक कठिनाई से सामना करना पड़ा, लोगों को आर्थिक कठिनाई से जो है सामना करना पड़ा, बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ी। इसी दौरान सब युद्ध वगैरह चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। कुछ लोग संगठन बनाकर रहना शुरू कर दिए और राजनीतिक विषयों पर चर्चा करना शुरू कर दिए। वो लोग जो संगठन बनाकर रहते थे उनको हम लोग क्लब कहते थे। उसी में से एक विशेष क्लब होता है, इसका नाम होता है जैकोबिन क्लब। हम लोग देखते हैं कि लोग राजनीतिक क्लबों में बैठक बुलाकर राजनीतिक आदि मुद्दों पर बहस करते थे, चर्चा करते थे और सुझाव देते थे। हम लोग देखते हैं जैकोबिन क्लब की स्थापना होती है। जैकोबिन क्लब, जैकोबिन क्लब का उदय होता है, जिसका नेता होता है मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। जिसका नेता होता है मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। रॉबेस्पियर भैया जो हैं वो बहुत खतरनाक भैया होते हैं। इनका कहना है कि भैया हमारे यहाँ गणतंत्र स्थापित होगा, तुम चाहे कुछ भी कर लो, मतलब कि राजतंत्र को एकदम हटाओ और गणतंत्र लाओ। गणतंत्र मतलब कि रिपब्लिक, मतलब कि एकदम स्वतंत्र हम लोग रहेंगे, राजा फाजा सिस्टम खत्म करो, यानी कि सब कुछ जनता के लिए होगा। तो भैया गणतंत्र की स्थापना हो, मैंने बोला ही गणतंत्र स्थापना। तो होता क्या है भाई, हम लोग देखते हैं सन 1792 ईस्वी में जो जैकोबिन क्लब वाले होते हैं वो महल पे हमला कर देते हैं और ऑस्ट्रिया की जो महारानी होती हैं हमारी, जो कि शादी करके आई होती हैं फ्रांस में, मेरी एंटोनेट, बड़ी पगला गई होती है कि ससुरा फ्रांस जुट्टा हम शादी करने आ गए, ये ससुरा लुई 16वां हमारा जिंदगी को बर्बाद कर देगा, सब हमला कर दिया हमारे ऊपर, बताओ मेरा मेकअप झड़ गया बेबी।
तो जो है यहाँ पर क्या होता है, लुई 16वें को और इसकी पत्नियां दोनों मिला को सब कैद कर लेते हैं। महल पर हमला किया जाता है, शाही परिवार को कैद किया जाता है और होती है गणतंत्र की स्थापना। राजा फाजा भाड़ में जाए। जैकोबिन क्लब बहुत ही शक्तिशाली होता है, इसलिए हम लोग देखते हैं कि गणतंत्र की स्थापना हो जाती है। और फाइनली हम लोग देखते हैं 21 जनवरी सन 93 में, 21 जनवरी सन 1793 में राजा और रानी को गिलोटिन पर मार दिया जाता है और कहानी खत्म हो जाती है। राजा, यही गिलोटिन है ना, यहाँ पर इधर है, रस्सी बंधा रहता है, इसको काटो फट कर नीचे आएगा, गला जो है कट जाएगा, गला अलग आदमी पीछे। तो भैया ये कहानी है। अब सरकार किसके हाथ में आई? जैकोबिन क्लब के हाथ में आई। इसी बीच हम लोग एक चीज देख लेते हैं कि अब 21 प्लस पुरुषों को मताधिकार, मतलब कि 21 साल से अधिक जो उम्र है के सभी लोग हैं, मताधिकार प्राप्त किया गया, करा दिया गया, जो कि संपत्ति में किसी भी लेवल पर हो, सबको मताधिकार का अधिकार जो है वो दिया गया। यानी कि अब एक और जो है काम किया गया कि 21 साल से अधिक के सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है, भले वो बहुत कर देते हो, न देते हो, संपत्ति से कैसे भी हो। ठीक है, चलो भैया। तो मैंने बोला कि राजा रानी को मार दिया गया था, राजा रानी को मार दिया गया। पहले क्या हुआ? फ्रांसीसी क्रांति हुई, फिर उसके बाद राजसी शक्तियों को कम किया गया, फिर उसके बाद युद्ध वगैरह का ऐलान हुआ कि हम लोग युद्ध करेंगे। युद्ध में जो स्थिति है वो बहुत बेकार बनने लगी। इसी बीच हम लोग देखते हैं एक क्लब का उदय हो गया। क्लब का नाम क्या था? जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब का जो मेंबर था, मुखिया था, कौन था? रॉबेस्पियर। पूरा नाम मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। ये जो है सब घुस के जाके राजा राजशाही परिवार को कैद कर लिए और 21 जनवरी सन 1793 ईस्वी को राजा और रानी को गिलोटिन पर चढ़ाकर मृत्यु के घाट उतार दिया गया। अब कहानी आगे चलती है और शासन होता है आतंक का शासन। आतंक का शासन, आतंक का राज। आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई, परंतु इस जगह पर आतंक का दूसरा नाम है रॉबेस्पियर। 1793 से 94 ये कहानी चलती है। हम लोग देखते हैं रॉबेस्पियर का शासन आता है। रॉबेस्पियर का शासन आता है और ये इतना खतरनाक था कि गणतंत्र के खिलाफ जो भी बोलेगा, अगर कोई आदमी बोल दिया कि नहीं यहाँ पर राजतंत्र होना चाहिए, तो उसको उठा के गिलोटिन पर चढ़ा देता था। ये है ना, गिलोटिन पे चढ़ा देता था। पहले क्या होता था? पहले उसको पकड़ के जेल में डालेगा और जितने सब बोलेंगे, अगर मान लो हल्का सा उसके सदस्य ही कोई बोल दिया ना जैकोबिन क्लब का कि नहीं भाई तुम जो कर रहे हो वो गलत है, गणतंत्र की स्थापना नहीं होनी चाहिए, राजतंत्र की स्थापना होनी चाहिए जैसे पहले था, है ना, तुरंत पकड़ के उसको जेल में डाल देता था और दोषी अगर वो पाया गया तो उसको गिलोटिन पे चढ़ाया जाता था। तो ऐसी ऐसी सिस्टम जो है हमारे इतिहास में हुई है, हमारे नहीं विश्व के इतिहास में हुई है, यानी कि यूरोप के इतिहास में हुई है। तो कठोर नियंत्रण व दंड नीति इसके पास थी। आतंक का राज कहा गया इसीलिए इसको। गणतंत्र के दुश्मनों, यानी कि जो भी लोग राजतंत्र के सपोर्टर्स थे या गणतंत्र के दुश्मन थे, जैसे कि पादरी, कुलीन वर्ग, राजनीतिक दल को जेल में डाला गया। जितने राजनीतिक दल के थे और जितने पादरी थे और कुलीन थे, ये दोनों तो उसी को चाहते हैं सब। तो क्या होता है भाई, दोषी मतलब उन लोग को जेल डाला जाता है और दोषी साबित होने पर गिलोटिन पे चढ़ाया जाता है और उसकी मृत्यु की जाती है। परंतु हम लोग देखते हैं कि थोड़ा सा कठोर तो था, परंतु ये बहुत सारे परिवर्तन भी लाता है। जैकोबिन क्लब का जो मेंबर हमारा रॉबेस्पियर रहता है, जब इसने शासन अपने हाथ में ले लिया, कहा कि नहीं मैं ही अब राजा हूँ, मैं ही शासन हाथ में लूंगा, तो ये आर्थिक सुधार करता है। ये क्या करता है? चीज़ों का जो अधिकतम मूल्य है वो तय कर देता है ताकि उससे अधिक मूल्य पर कोई ना बेच सके। अधिकतम मूल्य तय करने पर यह फायदा होता है भाई कि जो व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है, वो थोड़ा सुधरने लगती है। हम लोग देखते हैं सामान का मूल्य निर्धारित किया गया, राशनिंग वगैरह किया जाता है ना। यहाँ पर किताब में राशनिंग वर्ड यूज किया गया है सामान का मूल्य निर्धारित करने के लिए। अधिकतम मूल्य, पुरुषों को हम लोग देखते थे सितोयन, सितोयिन, और इसको महिला को सितोयिन। पुरुषों को सितोयिन कहा गया, महिलाओं को सितोयिन कहा गया। इसका अर्थ होता है नागरिक, है ना। ये लोग किसी प्रकार का बंधन में नहीं है, अब ये नागरिक हैं।
तो ऐसा बस कहा जाने लगा और फाइनली हम लोग देखते हैं कि इसका इतनी ज़्यादा कठोर नीतियाँ थी कि लोग इसके विरुद्ध हो गए और विरुद्ध होने के बाद हम लोग फाइनल देखते हैं कि सन 94 में इसकी जो है मृत्यु कर इसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। 1900 नहीं 1794 मुंह से निकल जाता है 1900। रॉबेस्पियर को 21 साथियों के साथ गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाता है। और अब मैंने बोला था ना मध्यम वर्ग का उदय होता है उस समय पर, तो मध्यम वर्ग जो है वो अब चरम पे होता है। मध्यम वर्ग अब दिमाग लगाना शुरू करता है। जितने वकील होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, मध्यम वर्ग में आते हैं, व्यापारी होते हैं, वो लोग सत्ता में आते हैं और 5 सदस्यीय कार्यपालिका का निर्माण करते हैं, जिसको हम लोग डायरेक्टरी कहते हैं, है ना। डायरेक्टरी या डायरेक्टरी कहा जाएगा, मतलब कि 5 लोगों की कार्यपालिका बनाई गई जिसको कि डायरेक्टरी कहा गया। अब ठीक है भाई, डायरेक्टरी बन गया, 5 लोग मिलकर कानून वगैरह का गठन उठन करेंगे, है ना। इसमें हम लोग देखते हैं संपत्तिहीन लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं थे। अब जो कानून बना वहां पर, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं ना कि मताधिकार प्राप्त किया गया किसको, जो के पास संपत्ति नहीं है, परंतु अब यहाँ पर संपत्ति विहीन लोगों को, जिसके पास संपत्तिहीन है जो, उनको कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। और फिर कहानी में हम लोग देखते हैं, अच्छा विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होते हैं और विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, इसके कारण हम लोग देखते हैं कि अस्थिरता आती है। अस्थिरता, और कई सालों तक अस्थिरता, सालों क्या कहे, कई समय तक अस्थिरता जो है वो बनी रहती है। मतलब कुछ सेटल्ड नहीं है। जैसे राजा के टाइम पर सब सेटल था, चलो भाई ठीक है, महंगाई बढ़ रहा है ठीक है, परंतु बहुत हलचल नहीं था। अब एकदम हलचल का माहौल है, गड़बड़ा गया पूरा माहौल मिला, है ना। कार्यपालिका बन गई, डायरेक्टरी बन गई, परंतु यहाँ पर विशेषाधिकार इनको प्राप्त ही नहीं थे। मान लो जैसे वोट देने का अधिकार इनको प्राप्त नहीं है, तो अस्थिरता आती है, बहुत उछल पुछल हो रहा होता है। और फिर कहानी में एंट्री होती है नेपोलियन बोनापार्ट की, और हमारा जो किताब है वो बंद हो जाता है। इसके बाद की कहानी हम लोग कभी और किसी वीडियो में देखेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट किस प्रकार से आया, कैसे आया, कौन था ये, नेपोलियन कोड क्या था, ये सब हम लोग कभी जिंदगी में पढ़ेंगे। आज की वीडियो हमने यही देखा कि भैया फ्रांस की क्रांति के बाद हुआ क्या फ्रांस में, है ना, कि इस प्रकार से जैकोबिन क्लब आया, नेपोलियन बोनापार्ट वगैरह ये सब आए। परंतु नेपोलियन बोनापार्ट का नाम लेकर मैं इस कहानी को एंड करता हूँ। बस 2 टॉपिक को और देख लेते हैं। वो टॉपिक्स ये हैं कि महिलाओं की स्थिति उस समय क्या थी और दासों की स्थिति कैसी थी। महिलाओं की स्थिति की बात करें तो हम लोग देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं की सक्रिय भूमिका रहती है और राजनीति में अधिकार इनको नहीं मिलता है, परंतु इनको राजनीतिक अधिकार भी नहीं मिलता राजनीति में भी, और इनको मताधिकार भी प्राप्त नहीं था, मत देने का अधिकार भी प्राप्त नहीं था। परंतु हम लोग देखते हैं कि बहुत साल की लड़ाई के बाद सन 1946 में हम लोग देखते हैं 46 में कि इन लोग को मताधिकार का अधिकार प्राप्त हो जाता है। ठीक है, चलो भाई, अब दास प्रथा को एक बार देख लेते हैं। दास कौन थे? यूरोप के जो लोग हैं वो जाते थे अफ्रीका, करिया करिया लोग होते थे अफ्रीका में, अफ्रीका से दास को पकड़ते थे, क्या करते थे, व्यापार, क्या करते थे, व्यापारी व्यापार के लिए अफ्रीका जाते थे और अफ्रीका से पकड़ के अमेरिका दास लेकर जाते थे। अब फिर अमेरिका वाले दास खरीदते थे और यूरोप वालों को पैसा देते थे, धन देते थे। दास प्रथा का उन्मूलन होता है। कैसे उन्मूलन होता है भाई? मतलब कि खात्मा, समाप्ति। तो ये जो सिस्टम है ना, ऐसे एक फिर इधर, इसको कहते हैं त्रिकोणीय दास व्यापार। त्रिकोणीय दास व्यापार जैकोबिन के समय पर तो ये नहीं होता है, इस पर मतलब ऐसा कुछ नहीं पता चलता है कि दास प्रथा थी नहीं थी, परंतु हम लोग कहते हैं कि जैकोबिन क्लब के समय ये जो है नहीं होता है। नेपोलियन के समय यह पुनः आरंभ हो जाता है और यही देखा जाता है कि विवादास्पद एक निर्णय होता है कि नेपोलियन इसको पुनः आरंभ कर देता है। यूरोप वालों जाओ, अफ्रीका से पकड़ के दास लेकर जाओ, परंतु मानवता का जो परंपरा है वो कभी टूटा नहीं। कुछ साल बाद हम लोग देखते हैं कि सन 1848, 2 मिनट में देख लूँ, 1848 में जो दास प्रथा है वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाती है। तो मानवता है भाई, कितना दिन किसी को दास बना कर रखोगे।
तो फाइनली अमेरिका वाले जो हैं वो दास लेना बंद करते हैं, यूरोप वाले दास बेचना बंद करते हैं और दास प्रथा खत्म हो जाती है। यही थी कहानी यूरोपीय क्रांति वगैरह, फ्रांसीसी क्रांति वगैरह की। नेपोलियन बोनापार्ट की कहानी अच्छी है, परंतु इस वीडियो में नहीं देखेंगे, वीडियो वैसे लंबा हो चुका है। सो मिलते हैं कभी ज़िंदगी में किसी नई वीडियो के साथ।